हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। जीन्स और टी शर्ट पहन के ऑक्सीजन सिलेंडर पे फोटो शूट करा के मीडिया में डालते हैं। कैसे बात बदल जाएंगे। कोरोना में संक्रमित होते हुए बाहर निकला भाई। शेखर भाई, ये जो डॉक्टर की कमी है उसके पीछे कारण है कि ये लोहिया अस्पताल पर टाटा हॉस्पिटल लिखा जाएगा। ये आप देख लेना, इसकी तैयारी शुरू हो गई है। इसलिए डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, ये डॉक्टर को लाने नहीं चाहते हैं। ये सभी सरकारी हॉस्पिटल भी प्राइवेट दे देंगे, ये बेड डालेंगे, इनका ये प्लान है। अस्पताल में जाकर देखिए जी बोलिए जी, क्या बोल रहे अपनी सरकार सिटी स्कैन की मशीन थी। अरे चलिए साहब, मैं दिखाऊंगा 1,000 इलाज कैसे हो रहा है। मेरे साथ चलना हॉस्पिटल में कितनी बड़ी व्यवस्था की है आपने। क्या वैसे मैं ये जानता हूँ, जो व्यक्ति अधिक चिल्लाता है उसके पास कहीं ना कहीं। और मैं हूँ अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में हम जिले में उपलब्ध चिकित्सीय सुविधाओं का जिक्र करेंगे। आज कल पूरे प्रदेश में सरकार के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उन्होंने कल जिला मुख्यालय पर 4.5 साल की सरकार की उपलब्धियां गिनाई और उपलब्धियों में वही सारी चीजें जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लेखा जोखा रहा। उज्ज्वला योजना से लेकर के सौभाग्य योजना तक सारा लेखा जोखा रहा। और उसके बाद में एक सत्र होता ही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछने का। और जब सवाल पूछे गए तो जनप्रतिनिधि दाएं बाएं बोलने लगे, क्योंकि उनके पास उतना ही लेखा जोखा था। और अभी हमने देखा भी है कि जो प्रबुद्ध सम्मेलन हुए हैं उसमें भी नेताओं को बाकायदा नोट्स देकर के भेजे गए थे। हमने सत्यदेव पचौरी के पास वही नोट्स देखे, हमने मानवेंद्र सिंह जी के पास भी वही नोट्स देखे। तो ये नोट्स थे जिन पर बोलना था नेताओं को। मुख्य अतिथि नाम के थे और विचार और शब्द और जो थीम है, जो शब्दावली है, वो सारी तय थी पहले से ही। जो भी नीति निर्धारक हैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार के, तो वही नोट्स हमने सत्यदेव पचौरी के पास देखे, वही नोट्स हमने मानवेंद्र सिंह के पास देखे, जो दो सम्मेलन यहाँ भाजपा के कार्यालय में। कल बहुत विस्तार से सारी बातें बताई गई। अब फर्रुखाबाद में तो इस समय सबसे बड़ा मुद्दा गंगा एक्सप्रेस वे का हो गया है और इसको लेकर के भाजपा नेताओं के अपने ही विपरीत चाल चल रहे हैं, बुरी चाल चल रहे हैं। जिस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही है सोशल मीडिया पर, उसे देख करके तरस आता है। ये वही नेता हैं जिनका कोई ना कोई एहसान है हमारे विधायकों पर, चाहे उनके यहाँ कार्यालय खुला हो, चाहे उनके यहाँ और दूसरे कार्यक्रम उनके यहाँ होते रहे हों। वही लोग हम सबसे ज्यादा जो शोर मच रहा है गंगा एक्सप्रेस वे के खिलाफ, उसमें सबसे आगे वही लोग। और जाहिर सी बात है कि जब 5 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है तो सवाल पूछे जाएंगे और सवाल पूछे जाएंगे, चर्चा होगी इस पर, लेखा जोखा मांगा जाएगा आपसे और फिर कोई बात बनेगी बिगड़ेगी। और इसलिए एक बार फिर चूंकि ये वादा काल है, वादा काल कह सकते हैं हम, इस समय लोग वादा कर रहे हैं नेता। कल जैसे वो डॉक्टर राजपाल कश्यप ने एक साथ में कह दिया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जोड़ देंगे गंगा एक्सप्रेस में। तो अब नेताओं को ये होश रखना चाहिए कि सारी चीज जब रिकॉर्ड होती है, रिकॉर्ड होने के बाद में आपको फिर सुनवाई जाएगी और जो चीज आपकी है नहीं
उसके बाद में आप कह देंगे कि आप मान लीजिए आप चुनाव हार गए या आप मंत्री बने, आपको दूसरा विभाग बन गया, तो डॉक्टर राजपाल कश्यप गंगा एक्सप्रेस को कैसे जोड़ देंगे? तो ये जो नेताओं की इस समय जो वादों को लेकर के उड़ने की बात है, वादा काल चल रहा है, उसमें दूसरे नेताओं को भी हम सचेत करना चाहते हैं कि वो जो बोले वो होशो आवाज से बोले, और ये मान करके चलें कि चुनाव के बाद उनसे भी हिसाब लिया जाएगा। डॉक्टर राजपाल कश्यप संगठन के नेता हैं और इतने बड़े फैसले कैबिनेट मंत्री स्तर की जो कैबिनेट बैठक होती है सरकार की, उसमें लिए जाते हैं। फिर आप दाएं बाएं भागे, कैसा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, प्रदेश नेतृत्व तय करेगा, तब इस तरीके से तो ये एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन हम आज जनपद में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की चर्चा करेंगे कि जो 5 साल पहले स्वास्थ्य सेवाएं थी, उस समय भी ऐसे ही वादे किए गए थे चुनाव से पहले, और बड़े बड़े सम्मेलन होते थे नारायण आश्रम में, अलग अलग महिला सम्मेलन, युवा सम्मेलन, उस समय भी ऐसे ही वादे किए गए थे। तो 5 साल में जनपद की स्वास्थ्य सेवाओं में कितना सुधार हुआ है, कितने अस्पताल नए खुले हैं, कितने डॉक्टर नए मिले हैं। ये अलग बात है कि पिछले 2 साल में कोरोना एक अलग समस्या बनकर के खड़ा हुआ, लेकिन कोरोना के समय में भी यहाँ लोग लड़ते रहे और जनपद का नुकसान करते रहे। यहाँ लोहिया अस्पताल में, हम अभी पूरी डिटेल आपको बताएंगे, यहाँ लोहिया अस्पताल में 2-3 तक बाल रोग विशेषज्ञ थे, लेकिन फतेहगढ़ के एक श्रीमान जी बराबर शिकायत करते रहे। उनका डॉक्टर एसपी सिंह जो CMS थे बाल रोग विशेषज्ञ, उनसे अपना कुछ व्यक्तिगत लगाव था, व्यक्तिगत झगड़ा था उनका, और स्थिति ये हुई कि अब आज की तारीख में फर्रुखाबाद के सबसे बड़े जिला अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञों की संख्या 0 हो गई। डॉक्टर तिवारी का ट्रांसफर हो गया, डॉक्टर एसपी सिंह के खिलाफ कार्रवाई होगी, वो भी यहाँ से चले गए, 0 हो गई। तो अब ये पूरी स्थिति बताएंगे कि हमारे जनप्रतिनिधियों ने पिछले 5 साल में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए क्या किया। जो चीजें की हैं वो सब उनके अंतः प्रेरणा से नहीं हुई। जैसे ऑक्सीजन प्लांट के लिए विधायक निधि देनी पड़ी, ये ऊपर से मुख्यमंत्री का, प्रदेश अध्यक्ष का अलग से आदेश था। उसके बाद में मजबूरी थी कि वो विधायक निधि से ऑक्सीजन प्लांट के लिए पैसा दें, या मास्क और सैनिटाइजर शुरू में खरीदे गए थे, उसके लिए विधायक निधि दी गई। उसमें भी खेल हुआ, सबको सबके सामने है। जितने मास्क और सैनिटाइजर खरीदे गए, वो स्टोर में जैसे ही पहुंचे, वो स्टोर से संबंधित विधायक अपनी गाड़ियों में रखवाया। ये सारी चीजें अलग अलग हैं, हम लोग कई बार चर्चा भी करते, लेकिन आज पूरी तरह से जो 5 सालों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आया, जो हमने अपेक्षा की थी अपने नए विधायकों से, जो पहली बार जीत करके गए थे, जिनसे बहुत अपेक्षाएं थी, युवा विधायक थे, सुशील साके जी को छोड़ करके उनसे काफी उम्मीदें थी जनपद को, और ये लगता था कि स्वास्थ्य सेवाओं में लोहिया अस्पताल से आप समझिए कि जहां इतना सुविधाओं का टोटा है, इसके बाद में लाखों लोगों की संवेदनाएं जुड़ी हैं, भावनाएं जुड़ी हैं। आप समझिए कंपिल से लेकर के उधर खुदागंज, गुरसायगंज, इधर आपके जलालाबाद और हरपालपुर तक से यहाँ फर्रुखाबाद लोग आते हैं दवा लेने के लिए, पर्चा बनवाने के लिए, अपने मरीज दिखाने के लिए। आप कल्पना करिए कि कल जो कंपिल से मरीज आता होगा, वो सुबह कई बजे चलता होगा लोहिया, कितनी उसकी भावनाएं जुड़ी है अस्पताल, तो कितना विश्वास। और यहाँ क्या मिलता है, यहाँ एक नोटिस बोर्ड लगा होता है कि डॉक्टर साहब उपलब्ध नहीं है, तारीख पर गए हैं, या इमरजेंसी ड्यूटी पर ही, एक बोर्ड लगा होता है। लोहिया जिला अस्पताल में फिजिशियन के 2 पद हैं, और 2 पदों में एक डॉक्टर उपलब्ध है। डॉक्टर अशोक कुमार के पास में CMS का भी चार्ज रहता है लंबे समय तक, और चेस्ट फिजिशियन का 1 पद है, 1 पद रिक्त है, कोई डॉक्टर नहीं है। बाल रोग विशेषज्ञ के 2 पद हैं और दोनों पद खाली हैं। रेडियोलॉजिस्ट के 2 पद हैं और 1 पद पर डॉक्टर तैनात है। पैथोलॉजिस्ट के 2 पद हैं, दोनों पद खाली हैं। स्किन STD 1 पद है और 1 पद खाली है। कार्डियोलॉजिस्ट के 2 पद है, 1 पद पर डॉक्टर तैनात है।
एनेस्थेटिस्ट के 2 पद हैं और 2 पदों में 1 पद पर डॉक्टर तैनात है। जनरल सर्जन के 2 पद हैं और दोनों पद खाली हैं। इस समय लोहिया अस्पताल में कोई जनरल सर्जन नहीं है। अस्थि रोग विशेषज्ञ के 2 पद हैं और उनमें से 1 पर डॉक्टर बीके दुबे कार्यरत हैं। बीके दुबे इज ए सेकेंड पर्सन इन लोहिया अस्पताल। सीएमएस के ना होने पर डॉक्टर बीके दुबे के पास सीएमएस का चार्ज रहता है, तो ये भी चेंबर में नहीं बैठते हैं, मरीजों को बहुत कम देखते हैं। ईएनटी के 2 पद हैं, आँख कान के 2 पद हैं और दोनों पद खाली हैं। ईएमओ के 4 पद हैं, एक ईएमओ है केवल इनके पास। इस तरह से ये जो 29 डॉक्टरों के पद हैं उनमें केवल 9 डॉक्टर कार्यरत हैं। अब सवाल इस बात का है कि डॉक्टरों की संख्या बढ़ाए जाने के लिए सांसद ने माननीय सांसद जी ने, विधायकों ने संगठित प्रयास क्या किए, क्योंकि जो मरीज लोहिया अस्पताल में आते हैं वो भोजपुर, अमृतपुर, कायमगंज और सदर चारों विधानसभा क्षेत्रों के तो होते ही होते हैं। आसपास के जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां से भी मरीज यहाँ लोहिया अस्पताल आते हैं दवा लेने के लिए, इलाज कराने के लिए। तो क्या संगठित प्रयास हुए इन 5 सालों में? तमाम सी चीजें हैं, तमाम चीजों के लिए प्रयास विधायकों ने किए होंगे। अभी जब दोबारा चुनाव होंगे, सम्मुख से हम चाहेंगे कि सारे हमारे जो विधायक हैं उन्हें दोबारा टिकट मिल जाए, तो उनके जो हलफनामे हैं, जो पिछली बार के हलफनामे हैं, इस बार के हलफनामे फिर हम चर्चा करेंगे कि कितनी आय बढ़ गई, कितनी गाड़ियां बढ़ गई सारे लोगों के पास में। लेकिन डॉक्टरों को बढ़ाने के लिए विधायकों ने कितने प्रयास किए, सांसद जी ने कितने प्रयास किए, और जो लोग हैं जिन लोगों ने संपत्तियां बढ़ाई हैं, जिनके पद बड़े हैं, जिनके पदों की ऊंचाई बड़ी है, जो क्षेत्रीय संयोजक बने हैं, प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने हैं, उन लोगों ने कितने प्रयास किए? क्या लोहिया अस्पताल लावारिस हो गया? यहाँ डॉक्टरों की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती? और जब पूछिए आप तो जवाब एक मिलता है। चलिए लोगों ने पूछा सांसद जी से, तो वो जवाब है, हम इस डिबेट के साथ में अपने दर्शकों को उसे सुनवाएंगे। तब जवाब ये मिलता है कि डॉक्टरों की कमी पूरे उत्तर प्रदेश में है और कुछ डॉक्टर फरुखाबाद आना नहीं चाहते। एक कल डॉक्टरों की कमी अकेले फरुखाबाद जनपद में ही पूरे प्रदेश में है, पूरे देश में है। और जैसे ही मैंने बात की है और जैसे ही डॉक्टरों की टीम आई, डॉक्टर बढ़ेंगे, वैसे ही फरुखाबाद जनपद को भी प्रायोरिटी मिले। काम चल जाए, इस जवाब से बीमारियां ना पैदा हो, ना आए, तो हम इस जवाब से संतुष्ट हो जाए। पिछले कई दिन से हम लोग रिपोर्टर का तो अपना काम होता है, अपनी बुखार, अपनी खांसी, अपनी पीड़ा की चिंता ना करते हुए हम लोग बुखार कवर कर रहे हैं। आज भी प्रदीप सक्सेना हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उपाध्यक्ष रहे हैं और सहकारिता के बड़े नेता हैं। उनके गांव में भी बीमारी बुखार ने, वायरल ने, डेंगू ने पैर पसा लिया है। 2-3 मौतें हो चुकी है पिछले 3 दिन में। बुखार की चर्चा हम कर रहे थे। पूरे जनपद में कई क्षेत्रों में बुखार फैला है और हालत यह है कि लोग अपने जानवरों को बेच करके, अपने गहने बेच करके इलाज करा रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों में जाने के मतलब है कि 20,000, 25,000, 30,000 का बिल बनना। और जिस परिवार में कई लोग बीमार हैं, उस परिवार की स्थिति आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति हो सकती है। हमें कहीं कोई मरीज, कहीं कोई व्यक्ति, कई जगह हम लोगों ने कई गांवों में कवर किया, बुखार जो चल रहा है, कोई ये कहते नहीं मिला कि हम फला पीएचसी पे गए थे, वहां दवा मिल गई, फला सीएससी पर गए थे, वहां दवा मिल गई। और हम लोगों ने लंबे समय तक सीएमओ दफ्तर और स्वास्थ्य सेवाएं कवर की हैं। होता क्या है कि जब ज्यादा शोर मचता है तो वहां एक डॉक्टर को अलग से रिजर्व कर रखा गया है सीएमओ दफ्तर में। वो केवल यही जो छुआछूत की बीमारियां हैं, वायरल बीमारियां हैं, उनको देखते हैं। और एक गाड़ी खटाला टाइप की कर दी जाती है, उस पर वो एक कह देते सब टीम भेज दी और टीम के साथ में कुछ लिमिटेड सी दवाइयां रहती हैं। वो कहीं चबूतरे पर बैठ के, मंदिर पर बैठ के, कहीं कुर्सी में डाल के अपने दवाई। तो ये ड्रामा हुआ है कुछ गांवों में जहां प्रभावशाली लोग हैं, जैसे प्रदीप सक्सेना का जिक्र हमने किया, वहां ये ड्रामा हुआ है। वहां टीम गई है, टीम। अब टीम के जाने के बाद में लोग
अपने बकरे बेच रहे हैं, बकरियां बेच रहे हैं, भैंस बेच रहे हैं, गहने बेच रहे हैं, ये स्थितियां हैं। और दूसरी ओर भाजपा के लोग जश्न में डूबे हैं, 4.5 साल का जश्न। तो ये सारी चीजें हैं। जो बीच में व्यवधान हुआ वो भी जो 24 घंटे मिलने वाली बिजली है उसकी वजह से हुई। 24 घंटे मिलने वाली बिजली, क्योंकि पहले सारी बिजली इटावा और कन्नौज चली जाती थी, अब सारी बिजली फरुखाबाद को भी मिल रही है। उस वजह से ये व्यवधान अभी अब सबके हमारे दर्शकों को होना हुआ। तो ये स्थिति है। ये जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके लिए अब हम पूछने की स्थिति में है आज की तारीख में कि हमारे विधायकों ने, हमारे सांसद ने, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष ने इन 5 सालों में क्या प्रयास किए स्वास्थ्य सेवाओं में, स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार के लिए। तो आज की इस चर्चा में यही सारी चीजें हम चर्चित करेंगे, क्योंकि फिर हम एक बार रिपीट करते हैं। एक तो डॉक्टरों की संख्या, अस्पतालों की वृद्धि, दूसरी चीज, तीसरा जवाब ये है आएगा अभी कि साहब विधायक नदी ऑक्सीजन प्लांट के लिए दे दी गई, मास्क और सैनिटाइजर खरीदने के लिए दे दी गई। ये चीजें आएंगी। मास्क और सैनिटाइजर खरीदने के नाम पर घपला हुआ है, ये भी हम लोगों ने कई बार कहा है, तमाम से अखबारों में खबरें छपी हैं कि किस तरह से जब लोग कोरोना से जूझ रहे थे, लोग मर रहे थे, दवाई नहीं थी, इंजेक्शन नहीं था, वैक्सीन नहीं थी, उस समय भी हमारे लोगों ने वैक्सीन और हमारे लोगों ने मास्क और सैनिटाइजर के नाम पर खेल किया। और कैसा खेल हुआ, कैसे कैसे लंबे बिल मिले और सारी चीजें पकड़ी गई। उसके बाद में किसी चपरासी के बच्चे के खिलाफ भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। तो आज हम इन्हीं चीजों पर चर्चा करेंगे और ये पहला विषय है जिसपे हम लगातार 3 दिन चर्चा करेंगे। कल भी इसी विषय पर चर्चा होगी और बुधवार को भी हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और 3 दिन हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि बहुत स्वास्थ्य सेवाएं बहुत महत्वपूर्ण सेवाएं होती हैं आदमी की जन से जुड़ी हुई। और कन्नौज से विवेक जी जुड़े हैं, इनके पास जानकारी कुछ कन्नौज की वो जोड़ सकते हैं। तो यही सारी चीजें हैं, डॉक्टरों की संख्या, अस्पताल की विद्या, कोरोना से लड़ने की स्थिति और उसके बाद में फिर इस समय जो वायरल फैला है वो, और सांगठनिक प्रयास अगर किसी के जानकारी में हो कि भाई किसी विधायक ने अब हमारे जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं, पूर्व विधान परिषद सदस्य हैं, उनके संबंध पूर्व स्वास्थ्य मंत्री से हैं, पूर्व मंत्रियों से हैं, वो भी प्रयास कर सकते थे। चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं जब सीजन आता है चुनाव पर, तो वो भी जवाब दे हैं, उनसे भी जवाब मांगा जा सकता है और हम लोग मांग रहे हैं। तो आज की इस चर्चा में भाग ले रहे हैं कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी कन्नौज से, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं शुभम तिवारी, वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं फरुखाबाद में, भारतीय जनता पार्टी में अमित पाठक हैं, पार्टी के युवा नेता हैं और अच्छे हमारे पैनलिस्ट हैं, और मुक्तबोध पालीवाल हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता, समाजवादी पार्टी से अनिल गंगवार जी हैं और राघव मिश्रा पार्टी के जिला मंत्री हैं। तो ये पैनल है आज की डिबेट का और आप सब एक एक शब्द आपका महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं, इसमें लफाजी भाषण, शेरो शायरी, ये सब इस विषय से बहुत महत्व नहीं रखता। और अपने साथियों को, अपनी पार्टी के लोगों को कल और परसों के लिए भी बता दीजिए कि कल और परसों भी हम सवाल पूछेंगे कि पिछले 5 सालों में कितने संगठित प्रयास हुए। तो यहाँ न तो मुलायम सिंह गोली चलवाएंगे कार सेवकों पर, यहाँ ना इमरजेंसी की बात होगी, यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की बात होगी, केवल स्वास्थ्य सेवाओं की बात होगी। और ये पूछा जाएगा कि कितनी दवाओं का बजट बढ़ा फरुखाबाद के लिए, कितने डॉक्टर बढ़े, ये सारी चीजें पूछी जाएगी। तो शुरू करिए शुभम तिवारी जी, बहुत विस्तार से हमने 5 अध्याय बताए हैं, सारी चीजें आई हैं, कई बार व्यवधान हुआ बिजली की वजह से, सारी चीजें बहुत विस्तार से बताई हैं। और आप सारे लोग, राघव दत्त जैसे लोग अगर 3 बजे 4 बजे से इस विषय पर अध्ययन शुरू कर देते तो और अच्छी चर्चा हो सकती थी। आगे से इस बात का ख्याल रखिए कि जितनी चर्चा विषय महत्वपूर्ण हो उस पर चर्चा करिए। जो आंकड़े हमने बताए ये आप लोग भी जुटा सकते थे, आप लोग भी 10-10, 5-5 साल से राजनीति में हैं, आप लोगों के भी संबंध है सारे अधिकारियों से। तो शुभम तिवारी आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा का शुरुआत देंगे और आज हम चर्चा को समाप्त नहीं करेंगे, स्थगित करेंगे। दिल्ली आज हम इस चर्चा को स्थगित करेंगे और कल फिर इस चर्चा को जारी रखेंगे। शुभम तिवारी। देखिए शेखर जी, सबसे पहले तो मैं आपकी काबिलियत को सलाम करता हूं कि आपने वो भी यहाँ पर मुद्दे ले आए, वो भी जानकारियां ले आए जो कहीं ना कहीं हम भी जुटा पाने में असमर्थ थे। आपने जो विस्तार से एक एक बात बोली है वो हमारे जुटाए हुए आंकड़ों से बिल्कुल कहीं ना कहीं मेल खाती हुई निकल रही है। जो आपने यहाँ पर जो टीम बनाने वाली बात बोली है
कि किसी गांव में अगर कोई समस्या हो जाती है या वायरल फैलता है तो वहां टीम बना के भेज दी जाती है। बिल्कुल सही शब्द आपने इजाद किया कि यही एक फर्जीफिकेशन है। दूसरी बात कि उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस समय भारतीय जनता पार्टी द्वारा कहीं ना कहीं जो विकास की बयार बह रही है साहब, लेकिन उस बयार पर चर्चा करने के लिए एक भी जनप्रतिनिधि जो है, पता नहीं कौन सी दवाई दिलवा दी गई है उत्तर प्रदेश में विधायकों सांसद महोदय को कि उनकी जुबान से शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने जिले की बात करनी चाहिए थी, अपने जिले में कितना विकास हुआ है उस पर बोलना चाहिए था, उस पर यहाँ के जनप्रतिनिधि सांसद विधायक अपने जो है मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की योजनाओं पर जो है उनकी ताली बजा रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं। एक बहुत सीधा सीधा सवाल है कि आखिर आपने अपने वक्तव्य में कहा कि डॉक्टरों ने बताया कि यहाँ पर बाहर के डॉक्टर आना नहीं चाहते हैं, 150 में से 51 डॉक्टर काम कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब भयमुक्त सरकार है, जब गुंडों को माफियाओं को ऊपर चाबुक चल रहा है, उसके बाद कौन सा कारण ऐसा है कि फर्रुखाबाद के अंदर लोहिया अस्पताल में डॉक्टर आना ही नहीं चाहते हैं? ये बड़ी बात है साहब, क्या कारण है? दूसरा सवाल, आखिर जितने आंकड़े आज इस बिग बुलेटिन डिबेट पे अनिल वर्मा शेखर जी ने रखे हैं, मैं दावा करता हूं फर्रुखाबाद के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको इतने आंकड़े मालूम ही नहीं है साहब। उन्हें मालूम ही नहीं है कि क्या हो रहा है। उन्हें सिर्फ इतना मालूम था कि उस समय जब पैसा जुटाया जा रहा था कोरोना काल में, देखिए जब कोरोना काल था उस समय फर्रुखाबाद की जनता ने व्यापक प्रयास किया, सबने प्रधानमंत्री केयर में पैसा डाला, सबने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में जो है राशि सौंपने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि सबके दिमाग में एक बात थी कि कोरोना से लड़ने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का मजबूत होना जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उसके बावजूद इसी पटल पर चर्चा हुई थी कि उन स्वास्थ्य सेवाओं के बीच में भी धांधली हुई है। आखिर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार मंदिर का चंदा खा जाती है, स्वास्थ्य सेवाओं का रुपया खा जाती है, वरना गवाह है लोहिया अस्पताल। और देखिए एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, इस लोहिया अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं उनको जानबूझ के इसलिए ऐसा रखा गया है क्योंकि अगर लोहिया कहीं सैफई जैसे अस्पताल की तरह बन जाएगा तो वहां आसपास चलने वाले डॉक्टरों के प्राइवेट हॉस्पिटलों का क्या होगा। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ बैठे हुए महानुभाव से, जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से, क्या उनको जानकारी है? जितनी बात शेखर जी ने बोली कि लोहिया में डॉक्टर नहीं है, क्या उनको ये नहीं मालूम कि वर्तमान में जो बुखार फैला हुआ है उसमें सबसे ज्यादा बच्चे इफेक्टेड हो रहे हैं? फिर एक भी बाल रोग विशेषज्ञ क्यों नहीं? क्या ये शर्मिंदगी का विषय नहीं है उनके लिए? आज बोले फर्रुखाबादी होने के नाते। चलिए अनिल गंगवार जी बोलिए। जी शेखर भाई, पहले तो मैं आपको बधाई दे रहा हूँ कि आज आपने और 3 दिन के लिए जो विषय रखा है ये हमारे जीवन रक्षक की बात है कि जब स्वास्थ्य ही नहीं होगा तो हम लोग करेंगे क्या। इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ कि और आपने आज मौजूदा सरकार को अपने आप को नंगा कर दिया और ये लोग जो अपना 56 इंची रोड ठोक रहे हैं, पीट रहे हैं कि हमने ये किया है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या लोहिया अस्पताल तुमने बनवाया? क्या कायमगंज का CSC तुमने बनवाया? तो तुमने कौन सा? और तुम डॉक्टर नहीं दे पा रहे। बड़े आश्चर्य की बात, जो 100 जिले में 145 डॉक्टर जरूरत है 59 आप दे पा रहे हैं और आप बयान गलत दे रहे हैं कि फर्रुखाबाद में आना नहीं चाहते। इसका क्या मतलब है? डॉक्टर नौकरी करेगा तो आएगा नहीं है? आपकी कहा और आप सीना ठोकते कि जो काम गलत करे उसे हम ठोक है और वो तुम्हारी बात को मान नहीं रहा है। ये कौन सी बात है भाई? और आप देखिए इसमें डेंगू फैला हुआ है, डेंगू की जांच के गरीबों के पास पैसे नहीं, हजारों रुपए की जांच, खून बेचारों को मिल नहीं पा रहा है, खून की कमी हो रही है, दवाइयां हैं नहीं और ये लोग रोज सीना ठोक रहे हैं। काय पर? शौचालय, गौशाला पर, उज्ज्वला पर,
राशन पर। अरे जब आदमी ही नहीं रहेगा तो उज्ज्वला राशन और शौचालय क्या करेंगे? सबसे पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य होनी चाहिए और पूरे डॉक्टर होना चाहिए। अरे आप अस्पताल नहीं बनवा सकते तो डॉक्टर तो दे सकते हैं। आप बिल्कुल उस पे उतर आए हो। और इनके जो जनप्रतिनिधि हैं वो क्या कर रहे हैं? रोज सीना से जा जाके जो है कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस वार्ता कर रहे हैं, हमने ये किया। तुमने क्या किया है? तुमने लोगों को खुद सोच लिया है। आज लोग, गरीब आदमी मर रहा है, त्राय त्राय कर रहा है। लोहिया अस्पताल में भीड़ लग रही, मेरे कायम में आप क्या दे रहे हैं? और इनके यहाँ शेखर भाई और बताऊं आपको, एक वहां से टीम है इनके यहाँ जो कि काउंसलर के नाम पर उस पर जो है ये बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए स्कूलों में जाते हैं। और वहां क्या करते हैं लोग हैं कि आयरन की गोलियां पकड़ाए आते हैं कि लो ये खाना है तुम्हें, और वो गोलियों में कुछ है ही नहीं। और इसके बाद कहते चश्मा देंगे, अस्पताल में ले जाते वहां कुछ है। अभी मैं एक दिन की आपको बात बताऊं, एक महिला डॉक्टर का मेरे पास फोन आया जितने पानी खूब बरस रहा था कि साहब हम आपके स्कूल में बच्चों को स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। तो हमने कहा भाई आज तो पानी बरस रहा, बच्चे आए नहीं है, तो स्वास्थ्य परीक्षण का मेरा करोगे? तो कहे हम तो सूची वहां भेजती है बीएसए को। तो मैंने कहा भाई बीएसए क्या चले जाओ, मेरे पास बच्चे नहीं, कल आना, आज तक कोई नहीं आया। तो बड़ी स्थिति इस सरकार में खराब है। और आप भी देखना, आप ये कितने लोग सही से, अरे मैं कहता हूँ डॉक्टर गरीबों का इलाज करेगा, उसके पास जितने भी आप सिटी हॉस्पिटल से घुसो और अंदर तक जितना हजारों आदमी बेचारा रोज आता है, कोई पैथोलॉजी नहीं है, कोई एक्सरे नहीं, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं, बच्चों का कोई विशेषज्ञ नहीं है, कुछ नहीं है, फिर वो प्राइवेट में जाते हैं। और आपने अभी कहा कि 20,000 25,000 से नीचे का बिल नहीं बनता। आप सोचिए उस गरीब आदमी का क्या हो रहा होगा। वैसे तो लगता है कि इनके दिमाग पर इस बात का कोई असर ही नहीं हो रहा है। सबसे पहले हमारे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी होनी। कोई एक समय था यहाँ पर जब कायमगंज में बता रहा हूँ, हड्डी विशेषज्ञ अलग थे, फिजियोथेरेपिस्ट अलग थे, और सबके डॉक्टर थे, डॉक्टर राकेश, डॉक्टर वेदव्रत, डॉक्टर सर्जन पोरवाल, और बड़ी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं चल रही थी। आज आप लोग क्या कर रहे हैं कि आप डॉक्टर नहीं दे पा रहे हैं और प्राइवेट में भरमार है। तो मेरे भाई ऐसा सीना मत ठोको, ऐसा काम करो कि जिससे कि गरीबों का भला हो। और अभी आपने एक बात की है कि जितना भी जो कोई भी बोलता है, ये एजेंडा है उनका, ये लोग स्वास्थ्य पर नहीं बोल रहे, सड़क पर नहीं बोल रहे। अभी इनके एक नेता ने सड़क पर एक बयान डाला कि आप जिस पे रहते हो वही सड़क देख लो। तो कहते मनोज अग्रवाल ने, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो बात इनसे कही जाती है, अभी आप देखना ये क्या कहेंगे कि साहब वो तो पिछली सरकार ने नहीं करा, मनोज अग्रवाल ने नहीं करा, बसपा ने नहीं करा। अरे हमने तो तुम्हारे पड़ोस में ये लोहिया भी हमने बनवाया है और सैफई बना दिया, इतना बड़ा हॉस्पिटल जिससे कि जितने भी लोहिया से रेफर होते हैं सैफई जाते हैं। तो मैं एक भी गिना दो, तो हमने ये बनाया। इसलिए आप लोगों को सुधरना चाहिए और जितने भी आपके जनप्रतिनिधि हैं उनको ये संज्ञान लेना चाहिए कि हमारे प्रदेश के हमारे जनप्रतिनिधि हम बने तो उन विधानसभाओं में क्या हो रहा है। विवेक जी। जी वर्मा जी, बहुत बहुत आपका आभार करना चाहिए जनपद को कि आपने एक ऐसा विषय रखा स्वास्थ्य का जो आम जन से जुड़ा हुआ है। आम जन के मतलब चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी भी स्तर का हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे निम्न मध्यम वर्ग हो, चाहे पूंजीपति हो, ये हर एक से जुड़ा हुआ एक अहम मुद्दा है ये। और दूसरा आपने जो 3 दिन का इसका रखा है ये तो बहुत अच्छा आपने किया। बुधवार को कुछ और जानकारियां हम आपको देंगे, क्योंकि जो आपने अभी कहा है सीएमओ वाली बात टीम भेजने की, तो अभी 17 तारीख को हमने आपके गुरसाईगंज के पास एक संगम जगह है, संगम टाउन एरिया, वहीं पे इस्माइलपुर से हमारे पास कुछ लोगों के फोन आए थे। तो मैंने सीएमओ से बात की 17 तारीख को। आज वहां से फिर फोन आया तो मैंने फिर सीएमओ से बात करी, तो उन्होंने मेरे पास तुरंत भेज दिया अपना वो कि हमारी टीम 18 तारीख को, आपने 17 को कहा था, तो हमने 18 की टीम वहाँ भेज दी थी इस्माइलपुर, और वहाँ पे ये वहाँ पे हुआ है ये। लेकिन आज आपने जो ये बात कही है कि जो हो रहा है
तो अब हम कल फिर उनके वहां से गांव से फोन आएंगे इस्माइलपुर से, तो उनसे जानकारी करेंगे कि 87 लोगों की जो वहां जांच हुई है उसमें क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, ये हम आपको बुध को बताएंगे। ये दूसरी देखिए, आपने सबसे अहम बात जो आज कही, और अब देखने वाली बात यह है कि हमारे भाजपा के साथी, हालांकि इनकी स्थानीय स्तर पर गलती नहीं है, ये बीमारी तो ऊपर से आ रही है कि ये जो आपने कहा है कि आज शेरो शायरी कोई नहीं, इमरजेंसी की कोई बात नहीं, कोई राहुल गांधी और नेहरू जी की बात नहीं, तो ये सब बात न करके केवल जो मुद्दे की बात है, जो अहम मुद्दा है, केवल उसी तरफ सीमित रखें। ये देखने की बात ये है कि ये इस पे कितना कर पाते हैं ये, क्योंकि इनको तो मुद्दे की बात करने की आदत ही नहीं है ये। क्योंकि आपने अभी देखा है कि इस डेंगू के फीवर में, टाइफाइड में, वायरल फीवर में चारों तरफ जनता, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं, और उसमें भी सरकार जश्न मना रही है 4.5 साल का। और उसमें आपने बताया कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सही सवालों के, जो जमीन के जुड़े सवाल हैं, उनमें दाएं बाएं करते हैं। उसकी वजह सिर्फ यही है कि इनका सारा, पूरी सरकार ये आंकड़ों पे चल रही है, कागजों पे चल रही है, जमीनी हकीकत इनकी कुछ है ही नहीं। इसीलिए इनके जनप्रतिनिधि जो एक पदों पे बैठे हुए हैं, मंत्री पद पे बैठे हैं, लेकिन उनके पास एक रटे रटाए सवाल भेजे जा रहे हैं, नोट्स आ रहे हैं कि आपको इनके लिए बात करनी है। इनको जनता से मतलब नहीं है। जिस जनता ने इनको कुर्सी दी है, उस जनता से इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये तो सत्ता के लिए अपने नोट्स लेके आते हैं, या आपके जनपद में आए हैं, कहीं जाते हैं, ये जनता के सवाल जवाब नहीं आते, ये तो अपने नोट्स लेके आए, उन नोट्स पे बात करनी है, उन नोट्स पे इन्हें काम करना है। इन्हें जो हाईकमान दे रहा है वो भी किस लिए, सत्ता हासिल करने के लिए। अब जो आप कहते हैं इनकी झूठ बोलने की आदत, जो कहा है कि फरुखाबाद डॉक्टर आना नहीं चाहता, ये आप जो कह रहे हैं, ये रटा रटाया जवाब जनप्रतिनिधियों से लेके जो इनके सीनियर अफसरान हैं स्वास्थ्य विभाग के, वो भी सीख गए हैं, वो भी यही जवाब देते हैं। लेकिन आज आप इन पूछिए इनसे कि लखनऊ, आज पूरे उत्तर प्रदेश में आज जिस कदर डेंगू फैला हुआ है, टाइफाइड या और जो वायरल फीवर चल रहे हैं, सबसे ज्यादा चपेट में इस समय लखनऊ है शेखर साहब। और लखनऊ जब चपेट में है, लखनऊ ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जहां की सारे इनके डायरेक्टर बैठे हुए हैं, मिनिस्टर बैठे हुए हैं, चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, तो पूछिए, चलिए फरुखाबाद में सुविधाएं कम है, कन्नौज में सुविधाएं कम है, लेकिन लखनऊ में कौन सी सुविधाएं कम है? वहां तो हर डॉक्टर आना चाहता होगा कि हमें मुख्यालय पे मिल रहा है, जनपद की राजधानी का नाम, प्रदेश की राजधानी मिल रही है हमको, तो वहां पे डॉक्टर क्यों नहीं आ रहे हैं? वहां पे डॉक्टरों की कमी क्यों है? ये बातें, ये इसका जवाब दें कि आज लखनऊ जब इनसे संभाले नहीं संभाल रहा है, तो आज पूरे उत्तर प्रदेश को क्या संभालने का दावा करते हैं? लखनऊ में बहुत बुरी स्थिति है। लखनऊ के बाद कानपुर, गोरखपुर, गोंडा, ये सब जगहों की स्थिति इतनी खराब है जो मुख्य शहर हैं। और लखनऊ की बात जो ये करते हैं, इनसे पूछिए पहले कि लखनऊ में कौन सा डॉक्टर है, कौन सा पैरामेडिकल का आदमी है जो वहां जाने से मना करता होगा। यहाँ तो कह दें कि चलिए यहाँ नहीं आना चाहता, यहाँ पढ़ाई के साधन नहीं है, यहाँ उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारी इतने घूमने के साधन नहीं है। लेकिन लखनऊ में क्या समस्या है? ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, ये बिल्कुल फेल हो चुके हैं, ऊपर से नीचे तक फेल हैं। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की कलई कोरोना की दूसरी लहर में खुल चुकी है, और जो कोरोना के दूसरे लहर में जो भयावह स्थिति रही है, वो शायद उत्तर प्रदेश के लोगों ने भोगी है, पूरे देश और दुनिया ने देखी है। वो एक शायद दोबारा याद नहीं करना चाहता होगा। शायद ही कोई परिवार उत्तर प्रदेश का ऐसा हो जिसने अपने निकट परिजन को इस भयावह स्थिति में खोया हो। ये इनकी हकीकत है। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने आज जमीनी हकीकत को कहीं ना कहीं हम सब लोगों के बीच में रखा, क्योंकि ये हकीकत निसंदेह कोई भी इन आंकड़ों को नहीं ला पाता जो आज आप लेके आए। और मैं शुरुआत करूंगा इस बात से कि भारतीय जनता पार्टी अपने 4.5 साल बेमिसाल बना रही है। अच्छा है क्या, पहले उन्होंने 1 साल बेमिसाल बनाया, फिर 2 साल बेमिसाल बनाए, फिर 3 साल बेमिसाल बनाए, अब वो 4.5 साल बेमिसाल बना रही है, क्योंकि उन्हें मालूम है उन्होंने जो कार्य किए हैं वो 5वीं साल बेमिसाल नहीं बना पाएंगे, उन्हें ये पता है।
अच्छा, दूसरी बात चिकित्सा विभाग में, जैसा कि आपने कहा कि चिकित्सा विभाग को लेकर कि कोई भी कार्य पार्टी ने नहीं किया है और किसी तरीके का कोई काम नहीं ऐसा एडजस्ट किया, उस विषय में मैं बताना चाहता हूँ ऐसा नहीं है महोदय। आप देखेंगे तो पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने 1 रुपए का पर्चा 100 रुपए का कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की, और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये लोग पैसा ले कहाँ जा रहे हैं। आप देखिए, कोरोना काल में जनप्रतिनिधियों ने जितना कमाया वो सब कैसे कमाया ये आप जानते हैं। लोगों की लाशों के ऊपर धंधा हुआ, कोई मर रहा कोई जी रहा, लेकिन उन्हें उससे नहीं मतलब, लेकिन उन्हें सैनिटाइजर में, मास्क में कैसे बचत हो जाए, कैसे टेंडर में बच जाए। और फिर अपने जनपद के तो एक जनप्रतिनिधि जीन्स और टी शर्ट पहन के सिलेंडर पे, ऑक्सीजन सिलेंडर पे हाथ रख के फोटो खिंचा लेते हैं, तो उससे ये साबित हो जाता है कि उन्होंने बहुत मदद करी। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी का जो खाता था, प्रधानमंत्री केयर फंड जो चलता था, जो इंदिरा गांधी जी ने बनाया था अपने कार्यकाल में, वो जनता के क्षेत्र में रहता था, मतलब हस्तक्षेप क्षेत्र में। आप उसमें अगर 1 भी रुपया दान दे रहे हैं तो वो आप उसकी जानकारी ले सकते थे, लेकिन मोदी जी ने उसमें दान तो लिया, लेकिन जन अधिकार से उस खाते को बाहर कर दिया। आप कितना भी रुपया उसमें दे दें, लेकिन आप ये नहीं देख सकते कि वो रुपया कहाँ कैसे कहाँ एडजस्ट हो रहा है। तीसरी विशेष बात मैं अपने जनपद से ही शुरू करता हूँ। आप देखेंगे कि सरकारी अस्पताल जहां भी होते हैं, एक पैरामीटर होता है कि इतने मीटर या इतने किलोमीटर तक कोई भी प्राइवेट अस्पताल सरकारी अस्पताल के आसपास नहीं होगा। लेकिन आप हमारे जनपद में चले जाइए तो सबसे ज्यादा प्राइवेट अस्पतालों की पहुंच सरकारी अस्पताल के पास में है। और ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं जो कहते हैं फीस ना हो तो जमीन नाम लिख दो। और दुर्भाग्य की बात यह है कि वो जमीन ले के फर्रुखाबाद, क्या कहना चाहिए, सबसे मजबूत अखबार का कोरोना काल का प्रमाण पत्र भी लेते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी सेवा करी कोरोना काल में। लेकिन सेवा उन्होंने कितनी करी ये वो जानते हैं और उनकी जेब जानती है। लेकिन इसमें गलती उनकी भी नहीं है, इसमें गलती उन जनप्रतिनिधियों की है जो जनप्रतिनिधि खा रहे हैं और आधा बांट रहे हैं। तो इसमें गलती सबकी नहीं कही जाएगी। विधायक निधि का क्या हुआ कोरोना काल में ये सब आपको पता है, ठीक है। बिजली उनका कहना था कि गांव और करेंगे और सही करेंगे। आप देखिए दुर्भाग्य की बात कि मैं फर्रुखाबाद में रहता हूँ, नगर फर्रुखाबाद में रहता हूँ, बजरिया मोहल्ले में मेरा घर है, लेकिन मेरा फीडर जो है वो ग्रामीण है। आप देखिए सिस्टम समझिए। मैंने ये बात कही, मुझे कहनी नहीं चाहिए, मुझे आज इसके बारे में बात करनी है। अच्छा, फिर सरकार, यहाँ आपसे कहा गया कि डॉक्टर आना नहीं चाहते। अगर महोदय डॉक्टर आना नहीं चाहते हैं तो आप शासक हैं, आप शासन कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी आपके अधीनस्थ होता है। अगर वो आना नहीं चाहता तो जनप्रतिनिधि फर्रुखाबाद, विधायक फर्रुखाबाद और योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए कि भाई उनके कहे से डॉक्टर फर्रुखाबाद में नहीं आ रहे तो वो इस्तीफा दे दें। वो काय के लिए चक्कर में पड़े? भाई सैफई जैसे गांव में मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था हो सकती है, सैफई जैसे गांव में इतनी अच्छी व्यवस्था हो सकती है कि कोरोना काल में उसे सबने जाना। और आप देखिए फर्रुखाबाद में डॉक्टर नहीं आ रहे हैं। आप इन लोगों के बयान देखिए। एक लोग बता रहे हैं कि वो गंगा जी में रेती थी इसलिए एक्सप्रेस वे नहीं आ पा रहा। समुद्र में एक्सप्रेस वे बनना है, समुद्र में सड़कें बन रही हैं, अब वो बता रहे हैं कि वो साहब आ नहीं पाएगा। तो मेरा सब कुछ केवल आप सबके माध्यम से यही कहना है कि आप देखिए इस सब चीजों को। कहीं ना कहीं चल और अचल संपत्ति की अगर जांच होगी लोहिया के आसपास के सभी डॉक्टरों की, तो पता लग जाएगा कि किसने क्या कमाया और क्या खाया। और जांच के अधिकार में कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि फर्रुखाबाद भी आने चाहिए, जिन्होंने ऑक्सीजन के सिलेंडर पे फोटो शूट करा के ये साबित किया कि उन्होंने कोरोना काल में बहुत मेहनत की है। वाली जी, शेखर जी, आज का ये विषय मैं समझता हूँ कि आपने जब से ये कार्यक्रम शुरू किया है उसमें सबसे उत्तम विषय आज उठाया गया है। मैं सभी अपने प्रवक्ताओं से चाहूंगा कि ये सारे लोगों की जिम्मेदारी है कि स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ रहें। ऐसी व्यवस्था में हम सभी को लगना चाहिए और सभी लोगों को सतर्कता भी रखनी चाहिए। जैसी सतर्कता के साथ आपने जो जानकारियां प्राप्त कराई हैं
उससे हमारी सरकार को जानकारी है। मैं समझता हूं कि डॉक्टरों की कमी के कारण ही हमारी सरकारों ने डॉक्टरों की पढ़ाई के लिए छात्रों की सीटों को बढ़ाया है। मैं समझता हूं इस कमी को पूरा करने का ये प्रयास किया गया है कि हम जब एमबीबीएस ज्यादा बनाएंगे, ज्यादा तैयार करेंगे, तो हमारे निचले अस्पताल तक एमबीबीएस डॉक्टरों की सीटें छात्रों की बढ़ाकर जो सरकार ने काम किया है, मैं समझता हूं ये ये जो डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए ही ये कदम बढ़ाया है। तो मैं समझता हूं कि जो आपने ये सारी व्यवस्था को उजागर जो किया है, हम लोगों को भी वास्तव में ये जानकारी नहीं थी कि जहां 139 डॉक्टर होने चाहिए वहां पर 49 डॉक्टर काम कर रहे हैं, तो काम तो नहीं हो पाएगा। ऐसा जब जहां संख्या बल में डॉक्टरों की कमी है, तो मैं समझता हूं उतना काम नहीं हो सकता है। और ये कमियां आज की नहीं है, मैं समझता हूं पूर्व सरकारों में भी इस बात का ध्यान नहीं दिया गया है। डॉक्टरों की कमी हमेशा से चल रही है और मैं समझता हूं इस ओर इन लोगों ने, पूर्व की सरकारों ने कभी ये कदम नहीं उठाया है। आज हमारे पास डॉक्टर्स तमाम संख्या में, अगर सीटें बढ़ी हुई होती तो नए डॉक्टर्स हमारे पास होते और सारे जगह पर हमारे डॉक्टरों की पूर्ति रहती और स्वास्थ्य सेवाएं सभी को मिलती। रही बात प्रयास की, हमने रविवार के दिन भी स्वास्थ्य सेवाओं का मेला लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराए हैं। एक सीट पर बैठकर ये भी कार्यक्रम हमारी सरकार चला रही है और 2 साल से तो हम संक्रमण रोगों से ग्रसित चल रहे हैं। संख्या मरीजों की ज्यादा है, जब ज्यादा बाढ़ जब आ जाती है तो उसको रोक पाना भी मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी संख्या में हमें स्वास्थ्य कर्मी की आवश्यकता है। उतने स्वास्थ्य कर्मी हमारे पास नहीं है जो हम उस भयंकर ये जो प्रकोप फैला हुआ है उसको संभाल पाए। तो उस ओर जो हमारी सरकार ने कदम बढ़ाया है, हम डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए उनकी सीटों को बढ़ाया है, यही हमारी उपलब्धि है। मैं ये मान के चलता हूँ जब वो डॉक्टर हमारे बनकर निकलेंगे तो हमने उनसे बॉन्ड भी करा रहे हैं कि हमें जहाँ भेजेंगे आपको इतने दिन का उसमें सेवाएं देनी पड़ेंगी जहां हम चाहेंगे। अमित पाठक जी। शेखर भाई, आज के इस विषय को जो आपने उठाया है बहुत बढ़िया विषय है, लेकिन अन्य पैनलिस्ट जिस तरीके से बड़े खुश हैं कि आज का विषय बहुत अच्छा है, मैं पूछना चाहता हूं कि विधायक और सांसद कौन बनता है? आप ही लोगों में से बनता है। आज शेखर जी को ये आंकड़े जुटाने में आप लोग उनको शाबाशी दे रहे हैं। आप भी तो टिकट के दावेदार हो। कितना प्रयास किया जनता के लिए, कितने दिन आप लोहिया अस्पताल गए कि भाई क्यों नहीं बैठ रहा, 3 नंबर में क्यों डॉक्टर नहीं मिल रहा, आपातकालीन में कौन कौन डॉक्टर है। चलिए छोड़िए बात, क्योंकि ये तो कमरे के अंदर ही हमारे एक विधायक बनना चाहते हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की स्वास्थ्य सेवाएं, मैं मानता हूं कि जिले में कहीं न कहीं स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है और इसको स्वीकारता भी हूं और ये भी कहता हूं कि किस वजह से सांसद जी ने कह दिया कि डॉक्टर नहीं आते। एक पॉइंट है कि अभी जैसे पालीवाल जी ने बताया था कि स्वास्थ्य विभाग का एक रेगुलेशन है कि जो सरकारी मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर एमबीबीएस वगैरह आते हैं उनको पहली प्राथमिकता दी जाती है कि आप किस जिले में जाएंगे। तो वो अपनी पहली प्राथमिकता उन बड़े बड़े जिलों को चुनते हैं जो नीचे मार्क्स जो अपने एग्जाम में लाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं फर्रुखाबाद या कहीं ना कहीं इन जिलों में भेज दिया जाता है। लेकिन हमारी सरकार ने इस नियम का बदलाव करके ये सीधे सीधे कह दिया है कि जो भी सरकारी मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस या बीएमएस डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं और डॉक्टरी पढ़ाई करने के बाद उनकी सरकार जिस जिले में भेजेगी उस जिले में जाना पड़ेगा। दूसरी बात ये भी तय कर दिया है कि 2 साल तक वो संविदा की ही
संविदा के रूप में उनकी नियुक्ति की जाएगी। अभी जैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग छाती ठोक रहे थे कि भाई हमने क्या किया, स्वास्थ्य सेवाएं क्या किया। अरे चलिए, आज लगभग 2 सालों से मैं मानता हूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की जनसंख्या है महोदय, और इतनी जनसंख्या अमेरिका में है, हमने जिस तरीके से टीकाकरण किया, कोरोना वैक्सीन को बूथ बाई बूथ, मोहल्ले बाई मोहल्ले लगाकर इस सफलता में हासिल किया। रही बात हमारी सरकार स्वास्थ्य के प्रति कितना बजट पेश कर रही है, बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार 2012-13 में बनी, इन्होंने 94,327 करोड़ का बजट पास किया। स्वास्थ्य विभाग को कितना दिया? मात्र 10% स्वास्थ्य विभाग को दिया है, 7,033 करोड़। उसके बाद आप इनके कभी ये 15% से ऊपर नहीं बढ़े। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, हमने नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करने की सबसे पहले विचार किया। 15 नए मेडिकल कॉलेज को हमने निर्माण करने की घोषणा की और एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर में जुलाई 2021 में इनमें शिक्षण कार्य प्रारंभ हो, इसके लिए हमारी सरकार ने 960 करोड़ रुपए प्रयास किया। भाई जब इन मेडिकल कॉलेज, क्योंकि 4.5 साल हमारी सरकार है, सब सवाल जवाब तो उनका भी बनता है जो 15 साल से बुआ भतीजे इस उत्तर प्रदेश में राज्य कर रहे हैं। कांग्रेस की तो बातें नहीं, क्योंकि उनके पेट में दर्द हो रहा है कि 32 साल यूपी बिहार मुझे मिला नहीं। तो रही बात समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से, मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर आप इतने संजीदा थे, जितने में आप मुजरा कराते थे सफाई में, उतने मुजरे में लगभग 5 सालों में 5 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हो जाती महोदय। और उन मेडिकल कॉलेजों से निकलने वाला डॉक्टर आज कहीं न कहीं सरकारी विद्यालय में होता। आज उत्तर प्रदेश भारत देश का पहला राज्य है जहां सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये देश का एक ऐसा राज्य उत्तर प्रदेश है जहां सबसे अधिक जनसंख्या है, और अधिक जनसंख्या के कारण हमारे यहाँ महामारी जब फैलती है, ये महामारी कोई पार्टी या कोई कहीं से, ये महामारी है, डेंगू आया। अब इतनी बड़ी जनसंख्या में डॉक्टरों की कमी है, मैं मानता हूँ, स्वीकारता हूँ। रुकिए, आप सुनिए, वैकेंसी क्या, घर में पढ़ाई करोगे, MBBS की पढ़ाई आपके घर में कराएं। राघव जी बोलने दीजिए, आंकड़े सुनिए। 2021 के बजट में शहरी क्षेत्रों में 60 साल का रिटायरमेंट 50 साल का कर दिया। आंकड़े सुनिए भाई, आंकड़े सुनिए। 2021 के बजट में 425 करोड़ हमने जिले में, जो जैसे रकाबगंज है, साहबगंज चौराहा है, हमने दवाइयों के लिए बजट पास किया। आपने क्या किया? मेडिकल कॉलेज, अगर डॉक्टरी पढ़ेगा तो हमने सैफई मेडिकल कॉलेज बनाया। ये बोलिए, जो फरकाबाद का मरीज वहाँ गया, राघव जी, मेडिकल कॉलेज में ही क्या किया? भाई भाजपा वाले, अब आप अपनी बात का जवाब भी सुन लें, अब जवाब भी सुन लीजिए, धैर्य पूर्वक सुन लीजिए। गांधी जी से मांगिए, प्रियंका गांधी जी से मांगिए। गुजरात में याद है, सफाई का मेडिकल कॉलेज याद नहीं है, 25 मेडिकल कॉलेज बनाए 3 साल में। हम क्या, हमें जवाब गंगवार साहब, एक बार मैं जवाब दे देता हूँ, मैं भाजपा को जवाब दे देता हूँ। कृपया निवेदन है, धैर्य पूर्वक सुनिएगा। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ भाजपा को, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ भाजपा को, जिन्होंने ये स्वीकार किया। भाजपा वालों ने यहाँ पे स्वीकार किया, भाजपा वालों ने यहाँ पे स्वीकार किया कि ये भी जिम्मेदारी विपक्ष की है। अरे चुप हो जा भैया, सुन तो ले, चुप नहीं होंगे चिल्लाने में। अरे बहुत डरते हैं भाई, लोग प्रदेश में लेके चिल्ला रहे हैं। भाजपा वाले बहुत डरपोक हैं, भाजपा वाले सुनते ही नहीं है, कोई सुनना नहीं चाहता। बेमिसाल साल जबरदस्ती सुनाते, 4.5 साल, 5.5 साल बेमिसाल सुन लो। 56 इंची सीने वाले हो, सुनने की क्षमता रखो। सवाल पूछा है तो जवाब भी सुनने की क्षमता रखो। भाग क्यों रहे हो भैया? भागो मत, हम जवाब देने में सक्षम है, बशर्ते सुनने की क्षमता रखो। अगर हो हिम्मत तो सुनो, अगर हो हिम्मत तो सुनो। मैं धन्यवाद देता हूँ भाजपा के प्रवक्ता को, जिन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं को बताना चाहिए, आंकड़े बताने चाहिए कि कितनी मौतें हो रही हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ। विचारों को मिला प्रकोष्ठ, जो बैठे हुए हैं वो सब गए खा जनप्रतिनिधि। राघव जी रुक तो जाइए,
अरे भाई राकेश जी, इन्हीं से सवाल पूछ लेने दो। ये इतनी देर से चिल्ला रहे थे, कम से कम जवाब दे दे, मुझे भी तसल्ली हो जाए कि इन्हें कुछ आता है। मैं भी तो पता कर लूं इन्हें कुछ मालूम है कि नहीं मालूम है। देखिए, दूसरी बात, इन्हें बड़ा डर लगता है भाजपा वालों को कि कहीं इनके विधायक बदल ना जाएं, कहीं इनके जनप्रतिनिधि बदल ना जाएं, ये बहुत बड़ा डर है। दूसरी बात, किसे हम आंकड़े बताएं साहब, जहां पर प्रधानमंत्री, जहां पे स्वयं प्रधानमंत्री सदन में ये कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से मौत ही नहीं हुई। अरे धिक्कार है ऐसी पार्टी पर जो ये मानने को तैयार नहीं कि देश में ऑक्सीजन की कमी से मौतें ही नहीं हुई हैं। अरे चुल्लू में पानी में डूब मरना चाहिए भाजपा वालों को। आपको कौन आंकड़े बताएगा, कौन आपकी सच्चाई बताएगा? शर्म करिए साहब। जब आप ये नहीं मान सकते हैं, कि ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई हैं, अरे साहब वो कैसे मानेंगे जिनकी सरकार में जनप्रतिनिधि जीन्स और टी शर्ट पहन के ऑक्सीजन सिलेंडर पे फोटो शूट करा के मीडिया में डालते हैं, कैसे मानेंगे? बदल जाएंगे। कोरोना में संक्रमित होते हुए बाहर निकला भाई। शेखर भाई, ये जो डॉक्टर की कमी है उसके पीछे कारण है कि ये लोहिया अस्पताल पर टाटा हॉस्पिटल लिखा जाएगा। ये आप देख लेना, इसकी तैयारी शुरू हो गई है। इसलिए डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, ये डॉक्टर को लाने ही नहीं चाहते हैं। ये सभी सरकारी हॉस्पिटल भी प्राइवेट दे देंगे, ये बेड डालेंगे, इनका ये प्लान है। अस्पताल में जाकर देखिए कि बोलिए क्या बोल रहे हैं? आपकी सरकार सिटी स्कैन की मशीन थी। अरे चलिए साहब, मैं दिखाऊंगा 1,000 आदमी का इलाज कैसे हो रहा है। मेरे साथ चलना हॉस्पिटल में कितनी बड़ी व्यवस्था की है आपने, क्या? वैसे मैं ये जानता हूँ, जो व्यक्ति अधिक चिल्लाता है उसके पास कहीं ना कहीं मुद्दे में और पक्ष रखने के लिए शब्दकोश की कमी होती है, तब वो अपनी बात को चिल्ला के रखना चाहता है। आप तब नहीं चिल्लाए जब फरुखाबाद का एक समाचार पत्र कुछ पैसे वाले लोगों को केवल अपने अपने प्रमाण पत्र दे रहा था कोरोना काल के। तो 15% आप तब नहीं चिल्लाए जब विधायक जी फोटो शूट करा रहे थे। पार्टी से निकलवाओगे क्या भैया? आप तो हजार राघव जी, पार्टी से निकलवाओगे क्या भाई? अरे सबसे बड़ा कष्ट प्रकोष्ठ दे के खत्म कर दिया गया। सही बात है। कार्यकर्ता कोरोना काल में घर घर गए, कौन सा समाजवादी पार्टी करता गया? बहुत ऐसा हुआ ना, तभी जैसे विषय कोरोना काल घर घर आज टीकाकरण हमारी सरकार लगवा रही है। जांच करवा रहे, डेंगू की जांच कौन सा अस्पताल में हो रही है? अस्पताल में डेंगू की जांच आप करवा रहे हैं? क्या हो गया? मोटरसाइकिल भाजपा कार्यालय में, भाजपा के कार्यालय में मौका मिल गया। स्वास्थ्य सेवाएं पिछली सरकार हमारी सरकार संजीदा है। अरे लोहिया अस्पताल बेड को 20% तक ले आए हैं। टाटा हॉस्पिटल नाम कर दो उसका, टाटा लोहिया अस्पताल को बेच के टाटा हॉस्पिटल कर दो और पैसे जेब में रख लो। समाजवाद को मानती है, मुलायम सिंह जी के समाजवाद को नहीं मानती। अरे समाजवादी मुलायम सिंह का मुकाबला नहीं कर पाओगे। चिंता नहीं करो, सरकार आ जाने तो तुम्हें पार्टी में शामिल करेंगे और कोई प्रकोष्ठ नहीं देंगे, डायरेक्ट कोई प्रकोष्ठ दे के टेंशन नहीं देंगे तुम्हें। लिए आंसू बहाते हो, ऐसी पार्टी मुझे नहीं जाना। रही बात आंसू तो योगी जी के पहुंचो भैया, संसद में जाओगे। हमने ऐसा कोई सदस्य नहीं देखा जो सदन में खड़े सफाई भेजे जाओगे, चिंता न करो, ऑपरेशन होगा तुम्हारा। कफील याद है जो जो समाजवादी पार्टी के नेता का भाई था, जिसने 58 बच्चों की जान ले ली थी, याद है? वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, रिपोर्ट पढ़ना। ये क्या रात में जैसा। चलिए आज की इस डिबेट को हम यहाँ पर स्थगित करें। इससे पहले आज एक दुखद समाचार है हम सबके लिए।
अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी जी का आज निधन हुआ है। जो तमाम सोशल मीडिया है वो शोक समाचार से, शोक संदेशों से भरी पड़ी है। हम सब बिग बुलेटिन परिवार के सारे सदस्य, हमारे दर्शक महंत नरेंद्र गिरी जी के निधन पर शोक संतृप्त हैं और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। 1 मिनट के मौन के साथ हम आज की जो बहस है इसे कल तक के लिए स्थगित करेंगे और हम सब श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी को। ओम शांति। हम कल फिर मिलेंगे और इसी विषय पर चर्चा जारी रखेंगे। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए विवेक जी का, अमित जी का, पालीवाल जी का, अनिल गंगवार जी का, शुभम जी का और राघव का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो, ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही पास में बना घंटी वाला आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप हमारी नई खबरों से निरंतर अपडेट होते रहें। यही निवेदन आपसे है।